अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात के लिए एक आखिरी काम रहता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम भी कर दिया है। सुहेल खान अफरीदी नेशनल असम्बली के अंदर आए हैं और वहां पर आकर उन्होंने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इंतहाई अहम शिरकत की है। इस इजलास के बाद उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उनसे सवालात पूछे गए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हवाले से। सुहेल खान अफरीदी ने आगे से इंतहाई अहम जवाब दिए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम तकरीर की है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान के 3 सेनेटर हुकूमत को चाहिए कि वो अगर मिलते हैं तो तरमीम बड़ी आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर इनके पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी। अब मौलाना फजल रहमान के हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको इंतहाई अहम चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। एक ऐसा सबूत आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपको यह पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान की कुल सियासत जो इन्होंने शुरू से लेके आज तक की है वो किस नुक्ते के गिर्द घूमती है। बाकायदा तौर पर सबूत आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से। वहां पर एक 34 साल नौजवान इलेक्शन जीत गया है, मेयर का इलेक्शन जीत गया है। वैसे तो यह बड़ी आम सी बात है कि अमेरिका का एक शहर है और वहां पर मेयर का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो इलेक्शन, उस नौजवान की जीत डिस्कस हो रही है। वजह उसकी ये है कि सब उसके मुखालफ थे। बड़े बड़े ताकतवर लोग चाहते थे कि वो ना बने, मेयर ना बने न्यूयॉर्क का। डोनाल्ड ट्रंप उसके बड़े खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो 34 साल मुसलमान नौजवान न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, 2025 के अंदर एक नई रैंकिंग जारी की गई है कि दुनिया के 50 ताकतवर तरीन मुल्क कौन से हैं। उसमें हमारे 2 हमसाए भी शामिल हैं, यहां तक कि बांग्लादेश भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को उस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। क्यों शामिल नहीं किया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यह इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो अहम तरीन और बड़ी खबर है वो ये है कि सुहेल खान अफरीदी आज अडयाला जेल दोबारा जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। लिस्ट जो है वो भिजवा दी गई है, उसमें सुहेल खान अफरीदी का नाम शामिल है। देखते हैं कि आज भी सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात होती है या नहीं होती। आज सुहेल खान अफरीदी 5वीं मरतबा, जब से वो वजीर आला बने हैं, 5वीं मरतबा वो जाएंगे अडयाला जेल इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। इससे पहले उन्होंने सारी चीजें कर ली हैं, वो अदालत का रुख भी कर चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पर एक करारदाद भी जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से करवाई जाए। और यह करारदाद आज कौमी असम्बली के अंदर जमा करवाई गई है और स्पीकर से कहा गया कि आप इसके ऊपर रूलिंग दें। अब देखते हैं कि यह हुकूमत जो ये दावा करती है कि हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, जो ये कहती है कि हमारे पास इख्तियारात हैं, देखते हैं कि ये हुकूमत अब इमरान खान की सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती। सुहेल खान अफरीदी कौमी असम्बली के अंदर आए, उन्होंने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी पार्टी है वो उस इजलास के अंदर शिरकत की। यह इंतहाई अहम मीटिंग थी और अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की चीज़ों से ज़रा दूर रहते थे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 2 लोगों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं। एक है जैन कुरैशी, वो भी वहां पर मौजूद थे, और दूसरे हैं शेर अफजल खान मरवत, उनके बारे में इतलात है कि वो भी वहां पर मौजूद थे। अब शेर अफजल खान मरवत जो कि डायरेक्ट इमरान खान की बहनों के ऊपर, इमरान खान की फैमिली के ऊपर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये बंदा उस पार्लियामानी पार्टी के अंदर क्यों बैठा हुआ था। लोग तो यहां तक सवाल करते हैं कि ये जो बंदा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर कौमी असेंबली के अंदर क्यों मौजूद है, इसको डी सीट क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ ने एलामिया जारी किया है इस इजलास के बाद, पार्लियामानी पार्टी के इजलास के बाद, वो जरा देख ले। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है और जमहूरी असूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन, जमहूरियत और वफाकी इकाइयों की हकूक की मुहाफ़िज़ है और किसी भी गैर आइनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देगी। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एलामिया जारी किया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम तकरीर की।
उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम एक संजीदा मामला है। उन्होंने कहा कि इनके पास तरमीम का कोई जवाज़ और कोई अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का आइन है ये कोई सहीफा नहीं है कि इसके अंदर तरमीम ना हो। आइन के अंदर तरमीम हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान के हमसाय मुल्क भारत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत के आइन में 106 तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ 2 मरतबा ऐसी सिचुएशन थी कि भारत की हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत थी। बाकी हर दफा उनके पास अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर कंसेंसस डेवलप किया और फिर तरमीम की। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा। मजीद उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बताया, बल्कि यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उन्होंने कहा जी कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर की सीट भी खाली है और सेनेट के अंदर भी अपोजिशन लीडर की सीट जो है वो खाली है, और ऐसे में ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मीडिया को हदायत जारी कर दी गई है कि आर्टिकल 243 के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, और हुकूमत का अपना हाल ये है। नून लीग के जरा ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर नून लीग के अरकान अंधेरे में थे। बिलावल के ट्वीट से पता चला कि नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम पर अपने अरकान पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया। बिलावल का ट्वीट हमारे लिए सरप्राइज था। कई नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की जानब से ये इतराफ़ किया गया है कि भाई हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। बैरिस्टर अकील मलिक और इसके अलावा जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब आज से 12-13 दिन पहले वो कह रहे थे जी नहीं जी अभी तक तो ड्राफ्ट पे काम भी नहीं शुरू हुआ, हमें पता नहीं है। तो ये नून लीग का इख्तियार है, ये उनके हालात हैं। एक वफाकी वजीर है कैसर अहमद शेख, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि वफाकी कबीना और मुस्लिम लीग नून में 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। आप अंदाजा लगा लें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम के मौके पर भी 243 में तरमीम आ रही थी। इस बार शायद हमें मौलाना के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा। यह ऐवान के ऊपर हमला है। कौम तकसीम हो चुकी है, तनाव बढ़ चुका है। लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पर लगा सकते हैं, मजीद दाव पर नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को बाज लोगों के लिए खतरे में ना डालें। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि बाज लोगों को ज्यादा इख्तियार देना वफाक को खतरे में डालने के मुतरादफ होगा। यह भी कहा कि 2 हफ्ते हो गए हैं आपको 74 अरकान असेंबली के साथ अपोजिशन लीडर की तैनाती की दरख्वास्त दी है, लेकिन आपने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर तैनात नहीं किया। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने नामजद किया है। उन्होंने दावत भी दी महमूद खान अचकजई को कि आप आएँ और आकर अपनी सीट संभालें। आप अंदाजा लगाएं कि जो स्पीकर साहब हैं वो अपोजिशन लीडर को ही उनके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। मजीद बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इस ऐवान के अंदर हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लेगेसी छोड़ने वाला सिर्फ वही है जो कायदे अवाम है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पिछले 20 महीनों में 34 गैर मुल्की दौरे किए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि आजकल वो अतात अरड़ के साथ सफर की नमाज इस्लामाबाद के अंदर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि इस तरफ भी तवज्जो दें। ये सारी की सारी बातें की हैं बैरिस्टर गौहर अली खान ने। अब जरा आ जाए सुहेल खान अफरीदी के ऊपर। सुहेल खान अफरीदी ने कहा जी अडयाला जेल हकाम को मेरा नाम भिजवा दिया गया है, मैं इमरान खान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जमहूरी रास्ते अपना लिए हैं, पार्लियामेंट के सामने भी अपनी बात रख दी है, जो करारदाद पेश की गई है अब सारी की सारी चीजें उन्होंने कर ली हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल अभी तक वो हुक्मनामा सुहेल खान अफरीदी को नहीं दिया, वरना अभी तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो जाती, और तब भी अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर एक आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट भी होगी। अल्टीमेटली सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात इमरान खान के साथ करवानी ही पड़ेगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह मुलाकात ना हो। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सुहेल खान अफरीदी का नाम जो है वो पहले नंबर पे है। 6 लोगों की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें मीना खान अफरीदी भी है, मुश्ताक गनी, सैयद फखर जहान, तैमूर खान जगड़ा और मोइन कुरैशी, ये सारे के सारे लोग शामिल हैं। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि आज हमारी पार्लियामेंट इतनी कमजोर हो चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर से मेंबरान पार्लियामेंट को उठाया जा रहा था और हम बेबसी से देख रहे थे। ये जिस वक्त तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया गया था रात के वक्त। मजीद उन्होंने कहा कि यह किसी MNA या वज़ीर आला की कमजोरी नहीं, यहाँ के स्पीकर की कमजोरी थी
कि उसकी मौजूदगी में मेंबरान असेंबली पर हाथ डाला गया। अगर कोई समझता है कि तरमीम लाकर अपना इक़्तिदार मजबूत कर लेगा तो वो ये याद रखे कि हम तो 3 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका नंबर आया तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे दौर में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली, जिस पर मेरे कायद ने कहा कि हमसे ये गलती हुई और अब ये वक्त आ गया है कि उस गलती का अजाला किया जाए। उनसे यह भी सवाल हुआ कि क्या आप एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने कहा जी एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और हम ये हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। एहतजाज के वाले से सुहेल खान अफरीदी पहले भी बड़ी बातें कर चुके हैं। इवन के पेशावर के अंदर जो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आखिरी जलसा हुआ था, वहां पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लोगों से पूछा था कि बताएं अगर हम डी चौक की तरफ दोबारा जाएं तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है जी, वहां पर भी उन्होंने पूछा था। मजीद उन्होंने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका हरगज मंजूर नहीं, 17 सीटों से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि कबायली इलाकों में बदअमनी और दरअंदाजी फौजी ऑपरेशन के बाद हुई है, वहां पर अमन था। ये उन्होंने बातें की हैं सुहेल अफरीदी ने सारी। फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जी। कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तानी सियासत में ठहराव, इमरान खान समेत सियासी असीरान की रिहाई के लिए जो शुरू की जाने वाली कोशिशें हैं हमारी, उनको इब्तदाई तौर पर कामयाबियां हासिल हुई हैं। हमारी कोशिशों के असरात अगले 10 से 15 दिनों में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कि भाई 10 से 15 दिनों में क्या होता है। आगे आ जाए जी। तारक फजल चौधरी साहब ने कामरान शाद के शो के अंदर कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो फैसल चौधरी भी वहां पर बैठे हुए थे, फैसल वाडा भी बैठे हुए थे। तो फैसल चौधरी ने कहा कि इन्होंने अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, असल में तो ये तरक्की कर रहे हैं। और इसके साथ ही खबर आपको यह बता दूं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 24 सरकारी अदारे ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या उनको बेच दिया जाएगा। और इसके साथ एक और खबर भी देख लें। यह मुजम्मल असलम साहब ने खबर दी है, जो केपी असेंबली के अंदर मशीर खजाना है। वो कहते हैं कि कल की खबर है कि इटली की एक कंपनी ENI के 21 जहाज मुअत्तल किए गए हैं कि हम गैस नहीं खरीद सकते। 2-3 दिन तक वजीर आजम कतर भी जा रहे हैं, वहां पर भी जाकर यह कहा जाएगा कि 24 जहाजों का मुआहदा मुअत्तल करें। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 45 LNG के जहाज वापस कर रहे हैं। यह हाल इन्होंने मुआशत का कर दिया है। मजीद बताया कि LNG जहाजों की वापसी की शराइत यह है कि तयशुदा रेट पर जितना नुकसान होगा वो पाकिस्तान भरेगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान ने $13.39 के हिसाब से खरीद और अब मार्केट रेट $10 है, तो ऊपर का 3.39 का नुकसान पाकिस्तान भरेगा बगैर गैस पाकिस्तान आए। यह पाकिस्तान को अदा करना होगा। आगे आ जाए जी। गरीदा फरूकी साहबा ने एक सवाल पूछा फैसल चौधरी से। उन्होंने कहा जी अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम का ड्राफ्ट देखे बगैर इसकी मुखालफत किस तरीके से कर रही है, क्यों मुखालफत हो रही है। तो आगे से उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ उसी तरीके से मुखालफत कर रही है इस आईनी तरमीम की जिस तरीके से आप वकालत कर रही हैं। आप क्यों वकालत कर रहे हैं? अगर अभी तक आईनी तरमीम का मसवदा नहीं आया कि क्या क्या उसमें होगा, तो वो अगर उनकी मुखालफत पे आपको इतराज है तो आप वकालत क्यों कर रहे हैं? आपको वकालत भी नहीं करनी चाहिए। फैसल वाडा साहब जी मौला फजल रहमान के साथ मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। मौला फजल रहमान बड़े आराम से मान जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। और मौला फजल रहमान के बारे में एक अहम तरीन चीज़ भी आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। ये अखबार है, ये ज़रा आप देख लें, ये बड़ा पुराना अखबार है। ये खतून की तस्वीर नहीं देखनी आपने, ये मौलाना फजल रहमान का बयान है, मैंने वो दिखाना आपको, जो मैं अलहदा इसको नहीं कर सकता था। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह बयान दिया हुआ है 1996 28 अक्टूबर। ठीक है जी, अब आप अंदाज़ा लगा लें। ये अखबार जहां है, ये उनका रसाला है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का 1996 का। ठीक है जी, तो वहां पर ये वीकली ये जारी होता था ये रसाला। तो मौलाना फजल रहमान का वहां पर बयान है कि हम चेहरों की नहीं निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। और आज तक मौलाना फजल रहमान निज़ाम तब्दील करने के लिए बाहर नहीं निकले, कभी भी नहीं निकले। जब निकले मैच फिक्स करके निकले हैं। ये जब पिछली 26वीं आईनी तरमीम आई थी, वहां पर मौलाना फजल रहमान के हाथ बड़ा गोल्डन चांस था अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए पीक पर लेकर जाने का, लेकिन वो चांस भी मौलाना फजल रहमान ने मिस कर दिया। क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी इशारे के बगैर बाहर एहतजाज के लिए भी नहीं निकलते, और इस दफा भी वो बड़ी आसानी के साथ मान जाएंगे। आगे आ जाए जी। ये कामरान शाद का शो जिसकी बात मैंने ऊपर आपको बताई है, वहां पर एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक और इखलाक से घिरी हुई बात की गई। बात वहां पर यह हुई, तारक फजल चौधरी जो कि हुकूमती रुकन है,
वो कहते हैं जी 27वीं के बाद और भी तरमीम आएंगी और पीटीआई को टुरा टुरा कर मारेंगे, पीटीआई को टुरा टुरा कर मारेंगे। तो कामरान शाद ने कहा कि एक ही दफा मारो सालों को, ये बाकायदा तौर पर ये उनकी वीडियो मौजूद है कि एक दफा मारो सालों को, और फिर कहका लगाया। मतलब कि कोई जरा से भी इखलाकियात इंसान के अंदर हो ना, तो इंसान कभी भी इस तरह की बात नहीं करता। किसी के बारे में भी ये बात नहीं की जा सकती कि टुरा टुरा के मारो इंसानों को। कल को फिर पीटीआई वाले फिर गालियां देंगे तो फिर कहा जाएगा ये पीटीआई वाले बड़ी गालम गलूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गालम गलूज किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आगे आ जाए जी, शफीक जान, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी पोस्ट दी है, मामले खसूसी बायतरात लगाया है। पहले थे बैरिस्टर सैफ, तो जिस वक्त सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बने तो सब लोग ये कह रहे थे कि भाई पता चल जाएगा कि बैरिस्टर सैफ कबीना के अंदर रहते हैं या नहीं रहते, तो वो तो भाई निकल गए हैं। ऑफिशियली शफीउल्लाह जान ने जो अपने ओहदे का चार्ज है वो संभाल लिया है, और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया मीडिया के ऊपर है वो दिया करेंगे। उन्होंने चार्ज संभालने के बाद कहा कि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है और जो इस सूबे की प्रोजेक्शन है वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के बाद एक नए अंदाज से पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सूबे के सहाफ़ी जो इस वक्त मुश्किल हालात से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो 40 साल से इस सूबे में अमन व अमान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए हम सोशल सपोर्ट का ऐलान भी करते हैं। यह भी कहा कि वज़ीर आला ने अरशद शरीफ के नाम पर यहाँ पर एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक हकीकी तब्दीली आपको नजर आएगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, वहाँ के मेयर के इलेक्शन हुए और एक नौजवान 34 साला मुसलमान नौजवान वो इलेक्शन जीत गया, और इस इलेक्शन जीतने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी उनका नाम है। इनकी मुखालफत डोनाल्ड ट्रंप ने भी की, और बड़े ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग। आप अंदाजा लगाए डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर वाले ताकतवर लोग कौन से, आप समझ जाएंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं। उन्होंने भी मुखालफत की, लेकिन अवाम निकली और अवाम ने पांसा पलट दिया। भाई अवाम के सामने किसी की नहीं चलती, ये पूरी दुनिया के अंदर ये सेट हो चुका है। चाहे वो अमेरिका का इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान का इलेक्शन हो, चाहे हिंदुस्तान का इलेक्शन हो, चाहे बांग्लादेश का इनकलाब हो, चाहे श्रीलंका का इनकलाब हो, चाहे नेपाल का इनकलाब हो, चाहे वो इंडोनेशिया के एहतजाज हो, चाहे फ्रांस का एहतजाज हो, अवाम के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ये वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मसला पड़ गया कि भाई ये तो मेरी हार का सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी आने वाले और भी कुछ डेवलपमेंट्स होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक खतरा लगा हुआ है। आखिर में आ जाए जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। दुनिया के 50 मोस्ट पावरफुल जो कंट्रीज हैं 2025 में जो उनकी रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, फिर यूके, फिर जर्मनी। आगे चलते जाएं तो सऊदी अरब 9वें नंबर पे है। हमारा हमसाया जो भारत है वो 12वें नंबर पे है। आगे आए 16वें नंबर पे हमारा हमसाया ईरान है। 17वें नंबर पे इसमें तुर्की है। इसके अलावा आगे अगर चलते जाएं तो आपको यहां पर 47वें नंबर पे बांग्लादेश भी नजर आएगा। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, वियतनाम, बेल्जियम, इजिप्ट, मैक्सिको, नॉर्वे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मलेशिया, फिनलैंड, ग्रीक, बांग्लादेश, आयरलैंड, 50 मुल्क है। अब सोचें कि इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है। हिंदुस्तान है, चलो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो हमसे बहुत ज्यादा है। इसके अंदर बांग्लादेश है, आप अंदाजा लगा लें। ईरान इसके अंदर है, ठीक है। ईरान वो मुल्क है जिसके ऊपर दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि आपके मुल्क का जब सॉफ्ट इमेज दुनिया के ऊपर जाता है तो तब इस तरह की वैल्यूज में आप ऊपर आते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के अंदर हर चीज को कंट्रोल करेंगे, दुनिया को यह दिखाना कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम इलेक्शन करवाते हैं, और हकीकत में इलेक्शन उस तरीके से होते नहीं है जिस तरह होने चाहिए। तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि 17 सीटों की हुकूमत है, इनकी हुकूमत बनती नहीं है, आईनी तरामीम भी हो रही हैं। तो फिर इस सूरत हाल में इन लिस्टों के अंदर फिर मुल्कों के नाम नहीं आते। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।